हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए इस सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं जो सीरीज पहले से चल रहा था। ठीक है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि यूजीसी नेट आपका जून 25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर वन। ठीक है, जनरल पेपर यानी कि पेपर वन की बात कर रहे हैं। पेपर वन आपका ये है जो जून 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। दो जून 25 का है, पेपर वन जनरल पेपर है। पेपर वन का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन लगेगा कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं हम डीआई की ओर। ठीक है, डीआई की ओर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, जो 5 क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितना 2 नंबर का आता है। ठीक है, 5 गुना 2 यानी कि 10 मार्क्स। अगर आप डीआई कर लेते हैं आप तो 10 मार्क्स आपका श्योर हो जाता है डीआई करने में। डीआई क्या होता है, चूंकि आपका डाटा दिया हुआ है, डाटा से ही क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, यही आपका डीआई होता है। बाद बाकी 10 यूनिट्स में क्या क्या होते हैं आपका, 10 यूनिट्स में टीचिंग होता है, रिसर्च होता है, डीआई हो ही गया, कॉम्प्रिहेंशन होता है, कम्युनिकेशंस होता है, आईसीटी होता है, पीपल एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथ्स होते हैं। तो ये जितना भी 10 यूनिट्स के अंदर आपका आता है वो सब आपको एक वीडियो में बता देंगे, बट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। चलिए डीआई करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन हुआ। और चलिए हिंदी मीडियम क्वेश्चन में देखते हैं कि हिंदी मीडियम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक ना, यहाँ 5 कार्यालय क्या है, 5 कार्यालयों ए बी सी डी और ई सप्ताह के 5 दिनों की कर्मचारियों की उपस्थित कर्मचारियों की संख्या तालिका में दी गई है। यानी कि जितना भी कर्मचारी दिन और कर्मचारी 5 दिन का कहानी है, 5 दिन दिया हुआ है। और जितना कर्मचारी उपस्थित थे ए बी सी डी ई में, उन सब का यहाँ पे उपस्थिति की संख्या दी गई है, उपस्थित की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ आप ये देख लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या कहता है आपका कि मंगलवार को कार्यालय सी और डी दोनों को मिलाकर उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या। यानी कि यहाँ आते हैं हम मंगलवार, क्या आता है भाई, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार को क्या है, सी और डी की कर्मचारियों की संख्या कितना होगा। तो मंगलवार को सी और डी का कर्मचारी की संख्या देखिए यहाँ पे, मंगलवार ये है, मंगलवार को सी और डी, सी 164 है ना, और डी 100। मंगलवार को क्या है, सी और डी, सी आपका 164 है, उसके बाद मंगलवार को डी 189 है। ठीक है, यानी कि सी आपका कितना हो गया, 164, सी 164 हो गया और डी हो गया 189। ठीक है, 189 हो गया। इसे आप जोड़ेंगे तो 13, 5, 8, 14, 15, 1, 1, 2, 1, 3, 353 आता है। ठीक, अब क्या कर रहा है, और गुरुवार को कार्यालय ए और ई दोनों को मिलाकर उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर मतलब क्या है, कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। पहले दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों घटा देंगे, पर अंतर निकल जाएगा। अब आते हैं गुरुवार को। ठीक है, अब आते हैं गुरुवार को जो है सो देख लेते हैं। गुरुवार क्या कह रहा है आपका, ए और ई गुरुवार को कह रहा है कि ए और ई दोनों को मिलाकर। तो ए कितना हो जाएगा गुरुवार को, ए देखिए गुरुवार ए कितना है, 89 है। ठीक है, ए 89 है आपका गुरुवार को, ए 89 है। उसके बाद ई कितना है गुरुवार में, ई जो आपका गुरुवार में है 113 है। क्या है, 113 आपका ई है गुरुवार में। तो यहाँ 113 कर देंगे। ठीक है, 113 कर देंगे। फिर इसको हम जोड़ देंगे 9 3 क्या हो जाएगा, 12 का 2, बाकी 1, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 202 आया, ये 353 आया।
अब निकालना है दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए जो डाटा मेरे पास ये आया है, इस डाटा को इस डाटा से माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं 353, ठीक है, और यहाँ 202 करते हैं, तो डिफरेंस निकल जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 5 का 5, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। देखिए 151 जो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 151 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। आपको जहां भी कंफ्यूजन रहे यहाँ कमेंट्स करिएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। एक को इससे पहले DI बताए थे, उसमें वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉपर जब बनाएंगे तो 5 DI को आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया हुआ था, बाद बाकी नहीं था DI का। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो देंगे प्रॉपर उसी का देंगे, उससे 5 DI रहेगा। ठीक है, कमेंट्स आया हुआ था, अब कमेंट हम कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए आपको कहीं कोई परेशानी होने नहीं देंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉपर वे में बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आया जाए। ठीक है, क्या 2 है आपका कि बुधवार और गुरुवार को मिलाकर कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, उसके बाद है सोमवार और शुक्रवार को मिलाकर कार्यालय सी में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अनुपात की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन को हम स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आप इजिली वे कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बुधवार को कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की, बुधवार और गुरुवार। पहले हम बुधवार की काम कर लेते हैं, बुधवार और गुरुवार की काम कर लेते हैं। ठीक है, बुधवार है, ठीक ना, बुधवार को बी की संख्या कार्यालय में उपस्थित जो बी है, ठीक ना, और गुरुवार को भी जो बी कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी है। ठीक, उतना हम बड़ा यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप लोग को बोलते चलेंगे, जो डाटा लिखने वाला हम लिखते चलेंगे गुरुवार को। ठीक ना, अब है गुरुवार और बुधवार और गुरुवार के उपस्थित बी कर्मचारियों की कुल संख्या। तो आते हैं बुधवार में बी कर्मचारी कितना है। बुधवार में बी कर्मचारी आपका कितना है, 141 है। ठीक ना, जो डाटा है इसी पे काम कर रहे हैं हम, 141 है बुधवार को, तो यहाँ 141 करेंगे बुधवार को। गुरुवार को जो है, गुरुवार को कर्मचारियों की, किसका कर्मचारी गुरुवार को, डी है ना, गुरुवार को बी, सॉरी दोनों बी है, गुरुवार को भी बी कर्मचारी की संख्या देखना है। एक मिनट, हाँ, बी गुरुवार को बी कर्मचारी कितना है इसे देख लिया जाए। गुरुवार को बी कर्मचारी, ठीक ना, 223 है, कितना है, 223 है, 223 है। ठीक है, 223 है, तो 3 1 4 4 2 6, ठीक है, 1 1 223 है, 1 2 1 3 364, ये 364 हो गया। उसके बाद आते हैं सोमवार और शुक्रवार को मिलाकर कार्यालय सी में उपस्थित, सोमवार और शुक्रवार, ठीक है, यानी कि मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार क्या है, सी में उपस्थित, सी में, ठीक है, सोमवार और शुक्रवार को हम सी में देखते हैं। कर्मचारी की संख्या कितना है, मंडे, सोमवार और शुक्रवार, ठीक है, सी कर्मचारी, सोमवार में सी कितना है, 211 है, कितना है आपका यहाँ पे 211 होगा, ठीक है, 211। और शुक्रवार को कर्मचारी सी की संख्या 257, क्या है, 257। देखिए एक एक स्टेप बताया जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन ना होगा, इसमें टाइम तो लगेगा ही, DI का क्वेश्चन है, इसमें आंसर आ जाता है तो पूरा नंबर मिलेगा, कटने का तो बात ही नहीं है। 7 1 8 7 1 8 5 1 6 2 2 4 468 आया, ठीक है। अब अनुपात निकालना होगा। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम 3 6 4 बाय
468 किए, ठीक है, 468। अब इसे विभाजित किससे, कितना से भाग दिया जा सकता है, तो देखिए यहाँ इसको हम जब तोड़ेंगे तो 364, ठीक है, भागा 4 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी इसको हम दोनों को भाग दिया जा सकता है, ठीक है, क्या है 468, ठीक है, 468 भागा 4। जब दोनों को आप भाग देंगे, ठीक है, जब भाग दे देंगे तो आपका निकल के आएगा 91 भाग 117, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा डिवाइड करने के बाद इतना आ गया 91/117, ठीक है। अब इसको भी विभाजित किया जा सकता है, 91 को भी विभाजित किया जा सकता है कितना से, 13 से। 13 से इसको विभाजित किया जा सकता है, 13 से, ठीक है। 91 भाग 13, ठीक है, बटे 117 भागा 13 कितना हो जाएगा ये आपका 63 91 13 चलो तो इसको 17, यानी कि 7/9, 7/9। कहीं आप लोग को कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। 7/9 कौन ऑप्शन पकड़ा रहा है, देखिए 7/9 थर्ड ऑप्शन पकड़ा रहा है, ठीक। आया आंसर। यहाँ स्टेप टू स्टेप आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेन देखना होगा। अगर आप देखिए ये मैथमेटिकल DI है, अगर आप सही से क्वेश्चन कर लेते हैं तो नंबर फिक्स रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। जब आप नंबर सही से कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर आपका निकल जा रहा है तो इसमें आपका नंबर भी नहीं कटता है, क्योंकि डाटा का क्वेश्चन है, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वही है कि हर एक स्टेप टू स्टेप करते हैं तो आपके लिए वेटेज रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सोमवार को क्या कह रहा है आपको, सोमवार को कार्यालय ई में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। पहले सोमवार के ई में कितना उपस्थित है, फिर गुरुवार को कार्यालय सी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है। तो सोमवार को कार्यालय ई में उपस्थित, अब देख लेते हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को जो है आपका कार्यालय ई में उपस्थित कितना कर्मचारी की संख्या है, गुरुवार को। उसके बाद गुरुवार को देख लेते हैं, गुरुवार को कितना उपस्थित है, ठीक है, गुरुवार को कार्यालय सी में उपस्थित। चलिए यहाँ देखते हैं। और मंडे को जो है सोमवार को कितना क्लास में है, सोमवार को ई में उपस्थित, ठीक है। ई में कितना है 184 है, ई में सोमवार को 184 है, क्या है ई में 184 184 है। और गुरुवार को सी में, ठीक है, गुरुवार है, यहाँ सी में आएंगे तो 120 होगा, क्या है 120। जो डाटा है उसी पे काम करना है, यानी कि 184 हो गया, उसमें इसमें कितना हो गया आपका 120। गुरुवार को सी में 120 है। चलिए यहाँ पर आते हैं 120 लिखते हैं, ठीक। पूछा जा रहा है परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप करेंगे 184 बाय 120 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, मान लीजिए 18400, अगर ये गुना करेंगे 00 होगा बटे 120, ठीक है। ये जीरो कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 1840 बाय 12। अब जब इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 153.33, ठीक है,
यानी कि इसको 53.33 भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मेरा कैलकुलेशन आया है उसके अराउंड अगर हम आंसर की बात करेंगे तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 53.33 ही आंसर आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कहता है कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है। औसत की बात कर रहा है कि औसत निकालिए, ठीक है, एवरेज निकालिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए सबको जोड़ देंगे, जितना उसका नंबर रहेगा उसको घटा देंगे उससे। जैसे सोमवार का कह रहा है तो सोमवार को बी में उपस्थित संख्या, मंगलवार को बी में उपस्थित संख्या, जैसा आप यहाँ सब लिख लेंगे तो आप इजी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना। मंगलवार को क्लास बी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, और बाद है आपका शुक्रवार, ठीक ना, शुक्रवार को कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब हम डाटा पे जाते हैं कि सोमवार डाटा कितना है कार्यालय बी में उपस्थित, ठीक है। तो सोमवार कार्यालय बी में 147 है। एक एक करके डाटा पुट करेंगे ताकि कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं आएगा। सोमवार में 147 आपका हो गया, ठीक है। फिर मंगलवार को बी में 189 क्या आ जाएगा आपका 189, मंगलवार को 189, ठीक है। फिर आप आएंगे शुक्रवार को क्लास बी में, शुक्रवार को 93। जो डाटा गिवन है हम उसी पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 93। जब इसे आप जोड़ेंगे 9 7 16 3 19 का 9 बचा 1 8 4 12 12 9 21 1 22 का 2 बचा 2 2 2 4 429 आता है। नंबर कितना आपका 1 2 3, तो 3 हो गया ना, ये 3 हो गया तो 429 भागा 3 कर देंगे, 429 भागा 3 कर देंगे। आप जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, इजी डिवाइड है, कोई इसमें ये नहीं है। तो आपका 143 आएगा, मतलब 3 इकाई 3 3 चौक 12 3 3 9, ठीक है, यानी कि 143 आंसर आ रहा है। क्या ऑप्शन पकड़ा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए 143 1 राइट है। ठीक, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है। और अब डीआई है, डीआई पहले बता दिए कि आप जितना मतलब कि कैलकुलेशन है आप सही करते हैं, डाटा दिया हुआ है, कोई नंबर कटने का सवाल नहीं है, 10 नंबर रिजर्व रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन डीआई का ही पार्ट है कि बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित, बुधवार को क्या है भाई साहब, कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या, और शुक्रवार को उपस्थित कार्यालय डी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पूछ रहा है कितना है शुक्रवार को डी में, एक मिनट इसको सही कर दिया जाए। शुक्रवार को कार्यालय डी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बताना है डी में, ठीक है। अब हम दोनों को पहले डाटा को लिख लेते हैं। बुधवार को ए में कितना है, एक मिनट, यहाँ आपको देखना ही है। बुधवार को ए में 115 है, कितना है 115। जो डाटा गिवन है हम उस डाटा को ले रहे हैं, 115 है, ठीक। और शुक्रवार को डी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, शुक्रवार को डी में, शुक्रवार ये हो गया और ये डी हो गया, ये शुक्रवार है ना, ये डी है 160, कितना है 160 है जी। अब वहां चलते हैं 160, शुक्रवार को 160 है, ठीक है। यहाँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डाटा यहाँ गिवन हो गया, इससे आप क्वेश्चन करना आपको आसानी होगी, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रतिशत,
परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला पे आपको चलना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्या यहाँ देखना है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए ऑन वेडनेसडे, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए ऑन वेडनेसडे बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी ऑन फ्राइडे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी ऑन फ्राइडे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। कितना परसेंटेज है, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 100 करेंगे, जब यहाँ 100 कर देंगे तो आप देखेंगे क्या, अब परसेंटेज ही तो निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए पहले मैंने फॉर्मूला कर दिया, अब क्या करेंगे 115, ठीक है, फॉर्मूला पे ही बैठाएंगे। ए में कितना संख्या 115 है और डी में फ्राइडे में कितना संख्या 160 है, 160, ठीक है। 115 160 इसको क्लोज करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जो डाटा दिया है हम उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आप लोग के सामने जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। 115 को हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 11500 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे 160 हो जाएगा। अब यहाँ कटकुट कर देते हैं, एक शून्य कट गया, एक शून्य ये कट गया, तो क्या बच जाएगा ये आपका 1150 1150 बटे 16, तो ये 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। ये आपको 2 से काटेंगे तो 575 आएगा, 2 से आप काट लेंगे 575 आएगा, ठीक है, 575 आएगा। अब ये आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा 575 बटे 8 आ जाएगा, 575 बटे 8 आ जाएगा। अब इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये जो परसेंटेज है ये आ जाएगा 71.7 बटे 8%, ठीक है। कितना आ जाएगा 71%, 575 बटे 8 को परसेंट कन्वर्ट करेंगे तो 71 आ जाएगा, 71, ठीक है, 7/8 कर लेंगे कन्वर्ट, आपको पूर्णांक में इतना दिख जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हर एक स्टेप का एक्सप्लेन कर रहे हैं डीआई का क्वेश्चन से। आपको जहां भी डीआई में कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले एक कमेंट्स मेरे पास आया है, मैं उस डीआई को प्रॉपर 5 क्वेश्चन को अलग से कर देंगे ताकि आप लोग को वो डीआई भी क्लियर हो जाएगा। ये डीआई करके आप देखेंगे, पहले आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, तब आप एक्सप्लेन देखिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग बेटर योगा एक्सरसाइज आउट ऑफ 2 that can reduce the fat of urban people of different age groups, which of the following is intervening variable। किस टाइप का वेरिएबल है भाई, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द बेटर योगा एक्सरसाइज अगर हो रहा है तो आउट ऑफ 2 that can reduce the fat, अगर कोई योगा कर रहा है तो फैट का कम हो रहा है। अर्बन पीपल ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज ग्रुप्स का है, तो किस टाइप का इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ये आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल की बात कर रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एरिया नहीं होगा, योगा एक्सरसाइज जी नहीं होगा, यहाँ तो मेन क्या है फूड हैबिट की ही बात कर रहा है ना, तो आप कहाँ फूड हैबिट होगा। फूड हैबिट क्यों होगा भाई, फूड के हैबिट से ही तो मोटापा बढ़ता है। मोटापा को कम करने के लिए क्या कर रहा है, योगा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे मोटापा घटेगा। तो ये किस टाइप का इंटरवेनिंग होगा, तो फूड हैबिट होगा, फैट ऑफ द पीपल ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
क्या दो ऐसे अभ्यास जिससे अलग अलग आयु समूह के शहरी लोगों का मोटापा कम हो जाता है। दो ऐसे योगाभ्यास है जिससे अलग अलग आयु समूह के शहरी लोगों का मोटापा कम हो सकता है। उनमें से बेहतर योगाभ्यास की अवधारणा निर्धारित करने के प्रयोग में निम्नलिखित में से क्या हस्तक्षेप परिवर्तन है। तो भाई क्षेत्र थोड़ी होगा, योगाभ्यास तो होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्र एक पूरे प्रॉपर एरिया कहा जाता है। योगाभ्यास तो योगाभ्यास से खान पान का मोटापा को लेन देना है, वो तो मोटापा कमेगा। खान पान, अब जो खान पान है उसी तो सब कारण बनता है, इसलिए आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या भाई, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व इन देम। यानी कि यहाँ पर हाई लेवल से लो लेवल करके आपको अरेंज करना है, हाई लेवल टू लोअर लेवल मेजरमेंट स्केल, इस चीज को मेजरमेंट करना है। देखिए पर क्या है, रिसर्चर डिवाइड द सैंपल इन 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेसिडेंस लाइक अर्बन एंड रूरल एरिया। रिसर्चर अगर मान लीजिए 2 ग्रुप्स में अलग अलग करके डाटा कलेक्शन करता है, डिवाइड करता है, तो अर्बन और रूरल होगा। A student has got 50 marks out of 60 marks in English language test. स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स और 60 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। एक क्रिकेटर इज गिवन 10th रैंक एज ऑलराउंडर्स, द हाइट ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग इज डबल ऑल बिल्डिंग्स स्ट्रीट। इसको आपको अरेंज करना है सही वे में। देखिए, द हाइट ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग डबल देन ऑल अदर बिल्डिंग्स इन द स्ट्रीट, फर्स्ट आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट गोट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स, 60 में 50 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद आपका क्या कर रहा है, ए क्रिकेटर इज गिवन 10th रैंक्स एंड ऑलराउंडर, सी हो जाएगा। लास्ट में होगा जो 2 ग्रुप डिवाइड करा गया है अर्बन और रूरल रिसर्च में, उसके बाद सी हो जाएगा। यानी कि आपका डी बी सी ए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 4 नंबर सही आ रहा है, ठीक। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित, चलिए निम्नलिखित को उनके अंतर्ग्रस्त मापन के पैमाने पर उच्चतर स्तर से निम्न स्तर में व्यवस्थित करें। उच्चतर स्तर से निम्न स्तर में व्यवस्थित करें तो किसी भवन विशेष की ऊंचाई गली के अन्य सभी भवनों की ऊंचाई 2 गुनी है, ये आपका पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा की परीक्षण में कुल 60 अंक में 50 अंक प्राप्त हुए हैं, 60 में 50 अंक प्राप्त हुए हैं, ये हो जाएगा। फिर होगा किसी क्रिकेट खिलाड़ी को ऑलराउंडर के रूप में 10वां रैंक दिया गया है, ये हो जाएगा। लास्ट में शोधकर्ता शहरी और ग्रामीण जैसे निवास क्षेत्र के आधार पर प्रतिदर्श को 2 समूह में व्यक्त करता है, यानी कि 2 भागों में बांटता है, ये हो जाएगा। ये ऑर्डर है, ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूजन की बात नहीं है, ऑर्डर है, यानी कि लोअर ऑर्डर से हाई ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, दिस इज पार्ट ऑफ द रिसर्च, ओके। तो डी बी सी ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, which of the following factors affect the internal validity of an experimental research। जब आप रिसर्च करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। यानी कि जब रिसर्च करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी ही आपको यहाँ पर मेन रूप से बताना है। देखिए, प्लेसियो इफेक्ट नहीं होता है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इंस्ट्रूमेंट डिके, जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट डिके जो होता है इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये इंटरनल वैलिडिटी में होता है। इंस्ट्रूमेंट डिके ये इंटरनल वैलिडिटी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए होता है। कंटेम्पोररी इवेंट्स क्या है, कंटेम्पोररी इवेंट्स ये भी जो होता है आपका होता है इंटरनल वैलिडिटी के लिए। हाउथॉर्न इफेक्ट ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। बाइस इन सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट इन सैंपल, जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हो तो बाइसनेस होता है, ये भी बात सही है। यानी कि
इंटरवेटिव होता है जब आप मान लो डाटा सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वाइसनेस की चांस भी होती है ना, क्योंकि आप जो डाटा लिए हैं सब सही डाटा भी, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है तो वाइसनेस की चांस हो जाती है। इसलिए आपका यहाँ पे बी सी और ई आ रहा है। बी सी ई कौन ऑप्शन दिख रहा है आपका? हाँ, ए एक ऑप्शन में दिख रहा है, ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हिंदी वर्जन देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रायोगिक शोध की आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रायोगिक शोध की आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं? तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, प्लेसो प्रभाव ये होता है, प्लेसो प्रभाव ये नहीं होता है, ठीक है, हाँ बताएं नहीं होता है प्लेसो प्रभाव। बी सी ई उपकरण का क्षय होना, क्या होता है आपका यहाँ पे? उपकरण का क्षय होना, जी हाँ, प्रेशर प्रभाव नहीं होता। आंतरिक वैधता क्या है प्रायोगिक शोध का? तो उपकरण का क्या होगा, उपकरण का क्षय होना ये आंतरिक वैधता होता है, ठीक। उसके बाद समकालीन घटनाएं हो सकती है, ये भी होता है। हॉर्थन प्रभाव नहीं होता है। प्रतिदर्श के विषय में चयन में पूर्वाग्रह कुछ न कुछ वायसनेस की चांस होती है। तो बी सी और ई राइट है। बी सी ई कौन आ रहा है आपका? ए ऑप्शन में, एक ऑप्शन में सही है। आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आपको 1 2 3 4 ही वहां रहेगा, ए बी सी डी नहीं रहता है, ठीक, देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया है तो इस चीज को ध्यान रखना है। कोई कोई बहुत इजी कराता है क्वेश्चन यूट्यूब पे, तो आप देखते होंगे उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो आपको बहुत अंतर रहेगा। कोई एक क्वेश्चन डाल देता है, तो हम जो भी बताएंगे आपको ऑथेंटिक बताएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आपका लेवल यही लेवल है, ये इसी टाइप का लेवल की यही लेवल रहेगा क्वेश्चन का एग्जाम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, यानी कि जो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का यूज किया जाता है, ठीक, क्वेश्चन यही कर रहा है। अब क्या कर रहा है, आपको सारा ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ की चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें कौन कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जिससे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करा जा सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो एम एस वर्ड, जी हाँ, एम एस वर्ड से डाटा एनालिसिस करा जाता है, बात सही है कि एम एस वर्ड से भी डाटा एनालिसिस किया जाता है। एम एस वर्ड से नहीं होगा, नो नो, एम एस वर्ड से डाटा एनालिसिस नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें डाटा ऑलरेडी दिया जाता है, तो एम एस वर्ड नहीं होगा। एम एस पावर पॉइंट डाटा एनालिसिस नहीं किया जाता है, पावर पॉइंट में भी डाटा एनालिसिस नहीं किया। एम एस वर्ड क्यों बोले, वर्ड तो टाइपिंग करने का चीज, डाटा एनालिसिस का चीज नहीं है। एम एस पावर पॉइंट में एज ए प्रेजेंटेशन क्या करा जाता है, कोई भी प्रेजेंट करना होता है, स्लाइड करना होता है, तो पावर पॉइंट में करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस की बात कर रहा है ना, तो डाटा एनालिसिस की हम करेंगे। हाँ, एम एस एक्सेल में करते हैं जी, एक्सेल में तो डाटा एनालिसिस होता ही है। एम एस एस में भी करते हैं, और एस पी एस एस में भी डाटा एनालिसिस करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर सी डी ई आ रहा है। सी डी किस में दिख रहा है? सी डी ई आपका 3 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो 3 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसका हिंदी वर्जन है कि मात्रात्मक दत्त विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रयुक्त हो सकते हैं? एम एस वर्ड नहीं होता है। एम एस पावर पॉइंट किस लिए होता है बता ही दिए आपको। एम एस एक्सेल में हम डाटा एनालिसिस करते हैं, एम एस एक्सेस में करते हैं, और एस पी एस में करते हैं, यानी कि सी डी ई आपका 3 ऑप्शन राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ आपको मैचिंग करना है, मैच लिस्ट 1 और मैच लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है, ठीक है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आपको खूब आता है, यानी करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक। तो यहाँ क्या करना है, आपका मेन वाइटनी टेस्ट हो गया, कैंडिल हो गया, ये क्वेश्चन रिसर्च से है। अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, जो 5 क्वेश्चन आता है रिसर्च से, ठीक। मेन विटनी टेस्ट, कैंडिल टेस्ट, वार्टेल और कार्ल पियर्सन। तो मेन विटनी किस में आता है? आपका मेन विटनी होता है यूनिट टेस्ट। क्या होता है ये? यूनिट टेस्ट होता है मेन विटनी। और कैंडिल जो होता है आपका, कैंडल हो जाता है, कैंडल हो जाता है टाउ टेस्ट। क्या होता है? टाउ टेस्ट होता है कैंडल। और बार्टलेट
बार्टेल जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। बच कौन रहा है, कार्ल पियर्सन जो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन क्या करता है, कोरिलेशन करता है, यानी कि डी का एक हुआ, मैन विटनी टेस्ट ए का 3, डी का 1 और ए का 3। देखिए अगर ऑप्शन करेंगे तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। अब बी आते हैं, कैंडल क्या है, बी का 4, बी का 4 ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, 3 नंबर राइट आंसर है। ठीक, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, कोई भी दिक्कत लगे, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है जो भी इश्यूज लगेगा। बट जो भी करेंगे यहाँ ऑथेंटिसिटी रहेगा क्वेश्चंस में, सारा चीज में कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना है। और ये जून 25 में यूजी नेट का पेपर 1 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। ठीक, चलिए इसमें आते हैं। फिर हिंदी वर्जन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें, मिलान करें, कि आप कैसे मिलान करेंगे। तो अभी जस्ट बात कर रहे हैं मेन वेट विटनी टेस्ट क्या होता है, यू परीक्षण होता है। क्या होता है, यू परीक्षण होता है। और कैंडल क्या होता है, कैंडल आपका टाउ परीक्षण होता है। जी हाँ, बार्टलेट यानी कि बार्टलेट क्या होता है, प्रसरणों की समांगता का परीक्षण होता है। और कार्ल पियर्सन क्या होता है, ये कार्ल पियर्सन है ना, कार्ल पियर्सन सहसंबंध, कोरिलेशन होता है, सहसंबंध गुणन आघूर्ण प्रोडक्ट मोमेंट विधि। इस तरह से आपका ऑप्शन निकल के आएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, आपका राइट ऑप्शन 3 निकल के आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ यूजीसी इज नोट। जहां पर नोट रहेगा आप फोकस करेंगे, नोट लगल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग programs of UGC is not related to promotions of value and ethical practices। क्या उसमें इंक्लूड नहीं है यूजीसी में जो वैल्यू एथिकल प्रैक्टिस को यूजीसी उसको प्रमोट या नहीं करता है, जो रिलेटेड नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम रिलेटेड नहीं है एथिकल वैल्यू ऑफ एथिकल से, कौन सा नहीं है नहीं, कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए जीवन कौशल ये है, केयर है, मूल्य प्रवाह है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन NRC भी ये जो है सो उसमें नहीं है, इसलिए आपका आंसर 4 राइट होगा। ये सब है इसलिए नहीं हुआ। नोट्स रिलेटेड तो नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कौन सा कार्यक्रम मूल्य आचारगत प्रथाओं के संवर्धन से संबंधित नहीं है। तो जीवन कौशल है, केयर है, मूल्य प्रवाह है। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केंद्र ये नहीं है, जो नहीं है वो आपका आंसर होगा, यानी कि 4 आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 क्या है, 12 जो है चलिए एक मिनट, हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ, क्या हो रहा, चलिए क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमेटिकली fostering the culture of innovations in all higher educations, when did Ministry of Education establish innovation cell? कब establish करा गया HE higher education, ये did Ministry of Higher Education, Ministry of Education को कब हायर एजुकेशन के अंतर्गत लाया गया। आपको यहाँ पर डेट पूछ रहा है, तो किस डेट में लाया गया। अगर आपको डेट डायरेक्ट याद है तो आप क्वेश्चन इजी कर सकते हैं। 2018 क्या है, 2018 में लाया गया। ठीक, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सुव्यवस्थित रूप से नमोन्मेष की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ शिक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष नवोन्मेष प्रकोष्ठ की स्थापना करी। तो 2018 में यह स्थापना की गई। डेट का क्वेश्चन है, आपको डेट याद है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर डेट याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए हर एक पॉइंट को ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम किस यूनिट से। आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा हायर एजुकेशन से। ठीक है, हायर एजुकेशन से हो जाएगा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं, 10 बच्चे 50,
यानी कि 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं। आपका टोटल 50 क्वेश्चन पेपर 1 का आता है। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस या कमिटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ जो कमीशन दिया गया है, कौन कमीशन किस समय आया था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कमीशन के आधार पे आपको यहाँ पे अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, कौन कमीशन कब आया था, कमीशन को देखते हुए अरेंज करना है। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एडवाइस ऑन इनोवेशंस हायर एजुकेशन में क्या है, एस्पाल कमेटी। क्या है भाई, एस्पाल कमेटी। आपका एस्पाल कमेटी नहीं होगा, मुदलियार होगा। पहला क्या था, मुदलियार। मुदलियार कमीशन आएगा, मुदलियार आएगा। ठीक है, मुदलियार के बाद आपका कोठारी साहब आएंगे, कोठारी साहब आएंगे। कोठारी के बाद आपका जीएनएम कमेटी आएगा, जन्म कमेटी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेशनल नॉलेज कमीशन आ जाएगा, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में एस्पाल कमेटी आएगा, एस्पाल कमेटी आएगा। अगर आपको इसका पूरा डेट चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे, हम इस पे आपको एक डेट वाइज लेक्चर बना देंगे ताकि आपको पूरा एजुकेशन कमीशन याद रहेगा। अगर आप लोगों का कमेंट्स का हम वेट करेंगे, जिनका कमेंट्स आएगा हम एक हायर एजुकेशन का थ्योरी सेक्शन बनाएंगे जिसमें ऑल कमीशंस, कौन सा डेट में कौन कमीशन आया और उसने हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किया, क्या करना बदलाव चाहा, किस डेट में आया, इसके लिए एक लेक्चर बनाएंगे। अगर आप लोग का कमेंट्स आता है तो इसके लिए आप लोग के लिए हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर DBACE ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही कहानी यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में बने निम्नलिखित आयोग समितियों की कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले मुदलियार सर आए थे। ठीक है, मुदलियार के बाद आपके कोठारी सर आए थे, 1964-66 में कोठारी आए थे। ठीक है, सबसे पहले मुदलियार 52-53 मुदलियार आए थे। DB, फिर आपका ज्ञानम आए थे। ठीक है, ज्ञानम समिति आए थे। ज्ञानम के बाद आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आए थे, और लास्ट में आपका एस्पाल सर आए थे। ठीक है, एस्पाल कमेटी आए थे, यानी कि आपका DBAC ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following institutions are among top 10 institutions in category of research? ठीक है, रिसर्च में टॉप 10 यूनिवर्सिटी। Institutions in India ranking 2024 released by NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का इसका फुल फॉर्म भी पूछता है NIRF का। ठीक है, तो यहाँ पर करा टॉप 10 इंस्टीट्यूशन कौन कौन आया, चूज द, फिर आपका ऑप्शन दे दिया, करा कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आप यहाँ पर देख करके बताएं कि कितना यहाँ पे आया है। ठीक है, तो टॉप 10 में, टॉप 10 की बात कर रहा है, टॉप 10 में कितना आया है, तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ये टॉप 10 में आया है। ठीक है, टॉप 10 में आया है। उसके बाद आपका टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल ये नहीं आया है। फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ये भी टॉप 10 में आया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ये टॉप 10 में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये आपका टॉप 10 में आया है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ए हो गया ये टॉप 10 में आया है, सी हो गया जो टॉप 10 में आया है, और आपका यहाँ ई हो गया जो टॉप 10 में आया, यानी कि ACE जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कैटेगरी रिसर्च के लिए आया है, यानी कि आपका ACE कौन पकड़ा रहा है, ऑप्शन ACE ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक, सेम हिंदी वर्जन है कि NIRF द्वारा इंडियन रैंकिंग 2024 में 100 संस्थाओं की श्रेणी में शीर्ष 10 संस्थानों निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शामिल है टॉप 10 में। ठीक है, तो टॉप 10 में आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली शामिल है। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर शामिल है जी। उसके बाद आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास शामिल है। ये तीनों जो है टॉप 10 में है। क्या है, टॉप 10 में शामिल है।
ये क्वेश्चन भी आपका हायर एजुकेशन का है। 5 क्वेश्चन सब यूनिवर्सिटी आता है, इसलिए क्वेश्चन हायर एजुकेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ भी मैच वाला खूब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करवाना है, ठीक ना। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। HEGC GEC NAC NHERC, इस सबको आपको यहाँ पर पूरा को मैचिंग करवाना है। मेजर क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस के हिसाब से आपको यहाँ मैचिंग करवाना है। ठीक है, HEGC का जो होता है ये क्या है, एक्रेडिटेशन ऑफ आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, GEC जो फ्रेम ऑफ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट, फ्रेम ऑफ 1 हो जाएगा ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। नेक क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये एक हायर एजुकेशन में यूज करा जाता है। ठीक है, तो नेक जो होता है एक्चुअली हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। तो इस चीज को देखते हैं अभी हम। कितना है, सी का है एक्रेडिटेशन काउंसिल। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको हम सही कर लेते हैं, अभी ही जस्ट कर लेते हैं सही। चलिए, HEGC का ये जो होता है आपका HEGC क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, यानी कि फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, HEGC जो होता है फंडिंग और फाइनेंसिंग करता है, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। अब GEC क्या आपका है, तो GEC जो होता है फ्रेम ग्रेट्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये आपका ये हो जाएगा। अब नेक क्या होता है, एक्रेडिटेशन। नेक की हम बार बार डिस्कस भी करते हैं, आपका मॉक टेस्ट भी देते हैं उसमें भी और क्विज में भी। तो नेक जो होता है एक्चुअली एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, और NHERC जो होता है कमिटी ऑफ सिंगल रेगुलेटर होता है। इस तरह से आपका मिलान होगा, यानी कि A का 3 है। ठीक है, A का 3 है, GEC B का 1 है, B का A का 3, B का 1। नेक जो है आपका एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, C का 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वही हिंदी वर्जन से आपका सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो HEGC क्या होगा आपका, उच्च शिक्षा में निधियन का वित्त पोषण होता है। दूसरा है GEC जो होता है स्नातक की विशेषताओं का रूपरेखा तैयार करता है। यानी कि NAC जो होता है संस्थाओं का प्रत्यापन करता है, उसका ग्रेडिंग सिस्टम को देखता है। ठीक है, NHERC जो होता है आपका कॉमन एकल स्थल होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, मिलाएंगे तो ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्या है, विच मॉडल, एक मिनट, 16 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। विच मॉडल डिफिशिएट कम्युनिकेशंस एज ए प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर्स सेंड मैसेज, यानी कि क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी है। विच मॉडल डिफिशिएट कम्युनिकेशंस एज ए प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर्स सेंड मैसेज फीडबैक साइमल्टेनियसली टू वन अनदर। जब मान लीजिए बातचीत कन्वर्सेशन होता है एक कम्युनिकेटर से दूसरे कम्युनिकेटर्स में, तो जो फीडबैक है वो फीडबैक जो दिया जाता है वो क्या करता है, आपको मेनली बताना है। ये किस टाइप के कम्युनिकेशंस को सोव करता है, सोशियो कल्चर जी नहीं, सोशियो साइकोलॉजिकल ये भी नहीं करता है, इंट्रैक्शनल नहीं करता है। ये आपका जो होता है कम्युनिकेशन सेंड मैसेज फीडबैक साइमल्टेनियसली टुगेदर टू वन अनदर, तो ये ट्रांजैक्शनल का पार्ट होता है। ट्रांजैक्शनल में ये जो होता है आपका मैसेज और फीडबैक का दिया जाता है। ठीक, यानी कि क्या है, निम्नलिखित में से किस मॉडल में संचार को ऐसी प्रक्रिया के रूप में उल्लिखित किया गया है जिसके माध्यम से प्रेषक एक दूसरे को युगपत संदेश प्रतिपुष्टि भेजता है। ये आपका संभारात्मक में होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में होता है और किसी में चीज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं।
which one is not, नोट भी लगा है, तो नोट उट लगा हो तो आपको फोकस करना होता है, क्योंकि कभी कभी होता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं नोट छूट जाता है, तो आपको हम क्वेश्चन मिस्टेक कर जाते हैं, इस चीज को वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। which one is not type of communications modality, यानी कि इसमें कौन सा कम्युनिकेशन मॉडलिटी का टाइप नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा मॉडलिटी टाइप नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्रोनोटिक्स, क्या है क्रोनोटॉक्स ये भी होगा और क्रिएचर्स ये भी होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन को यूजीसी ने सही माना है, इसलिए यहाँ पर हम दो ऑप्शन, अगर हम दो ऑप्शन क्यों कह रहे हैं, तो अगर आप क्रोनोटिक्स लगाते हैं या क्रिएचर्स लगाते हैं आपको दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 और 4 यहाँ दोनों ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू यूजीसी, यानी कि जो यूजीसी जो आंसर माना है आपका, यही माना है, 3 और 4 दोनों को माना है, ठीक, दोनों ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्राकाशिकता का प्रकार नहीं है आपका, क्रोनोटॉक्सिस ये भी नहीं है और भाव भंगिमाएं ये भी नहीं है, 3 और 4 यहाँ पे दोनों आंसर राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अरेंज द फॉलोइंग chronologically on the basis of their launch year, यानी कि कौन सा किस ईयर में लॉन्च करा गया उसके हिसाब से आपको ऑर्डर को सजाना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। स्वयं प्रभा, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, पीएम ई विद्या, तो आपको उस ढंग से अरेंज करना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपका आया था कृषि दर्शन, ठीक है, कृषि दर्शन पहले आया था, उसके बाद ज्ञान दर्शन आया था, ज्ञान दर्शन के बाद स्वयं प्रभा आया था 24 आवर क्लास, फिर आपको आया था पीएम ई विद्या, क्या आया था पीएम ई विद्या, यानी कि बीसीएडी आपका 3 ऑप्शन में राइट आता है, यही ऑप्शन सही है। फिर यहाँ हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। निम्नलिखित को उनके पूरा स्थापन स्वावलंब वर्ष के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ज्ञान दर्शन क्या आया था, सबसे पहले आपका ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन सबसे पहले आया था, नहीं आया था, हाँ पहले आया था आपका क्या कृषि दर्शन, फिर ज्ञान दर्शन, फिर स्वयं प्रभा, उसके बाद आपका आया था पीएम ई विद्या, बीसीएडी कौन आ रहा है आपका 3 ऑप्शन सही आ रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए गुड लिसनर, यानी कि गुड लिसनर कौन है, जो गुड अच्छा सुन सकता है वही एक अच्छा लिसनर होगा। गुड लिसनर कौन सा है यहाँ बताना है आपको। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से गुड लिसनर कौन कौन है ये बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, कीप क्वाइट व्हाइल लिसनिंग, 1 मिनट इसको हटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ गुड लिसनर वो पूछ रहा है यहाँ पे, कीप क्वाइट व्हाइल लिसनिंग, ये आपका गुड लिसनिंग का पार्ट है। लिसन विथ नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो गुड लिसनर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव कर रहा है तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो इंटरेस्ट इन द, जिसको स्पीकर में इंटरेस्ट रहेगा वही तो अच्छा सुन सकता है कि आपको स्पीकर में इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इन द स्पीकर, ये गुड लिसनर का पार्ट होता है। फोकस ऑन ड्रेस फोकस थोड़ी है, ड्रेस और स्पीकर का मतलब ही नहीं है। फोकस ऑन द ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर, जी नहीं, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। कीप योर माइंड ओपन टू एवरी सब्जेक्ट इन स्पीकर, हाँ आप जब ये करते हो तो माइंड मेकअप वहां पर करा जाता है लिसनर के समय, ठीक है। तो आपका ये सही है, कीप योर माइंड ओपन टू एवरी सब्जेक्ट एंड स्पीकर्स, यानी कि ए सी ई सही है। ए सी कौन ऑप्शन आ रहा है आपका, 3 ऑप्शन में राइट आ रहा है, ठीक। अब इसी का हिंदी देख लेते हैं। उत्तम श्रोता होने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का होना आवश्यक है, क्या चीज का होना आवश्यक है।
सुनते समय बिल्कुल चुप रहना, एकदम जब सुन रहे हैं आप किसी की बात तो वहाँ पे बातचीत नहीं करना है, एकदम चुपचाप सुनना है, वही गुड अच्छा श्रोता का लक्षण होता है। वक्ता की बात को नकारात्मक वृत्ति से सुनना, भाई नकारात्मक सुनेंगे तब सुनने लायक है ही नहीं, आप बात को दिमाग इधर उधर करेंगे। वक्ता में अभिरुचि दर्शाना, जब आप अभिरुचि दर्शाएंगे तो आप अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, ये भी होगा। वक्ता के परिधान और प्रतीक पर आप उसके कपड़ा क्या पहनना है उस पर ध्यान थोड़ी देना है, वो जो बोल रहा है आप उसको बोले को समझेंगे, ठीक है। जो आपका स्पीकर है जो बोल रहा है उस बात को सुनेंगे ध्यान से, तो वो बात है। अब क्या पहन के आया वो हम मैटर नहीं करता है। प्रत्येक विषय पर वक्ता के प्रति ध्यान देना, तो जब वक्ता कोई बोल रहा है प्रत्येक विषय पे उसके बातों को ध्यान देना, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि आपका ए सी ई ऑप्शन राइट है, ए सी आपका 3 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। चलिए अब इस चीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ भी मैच करना है, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये क्वेश्चन भी आपका कम्युनिकेशंस का ही है। मैं आपको चाहूं तो हर एक यूनिट बताते ही चलूंगा कौन सा यूनिट किस यूनिट से आया हुआ, ठीक है। इससे पहले भी कम्युनिकेशंस का ही किया, इससे भी 5 क्वेश्चंस आता है, ठीक। तो पब्लिक कम्युनिकेशंस, ग्रुप कम्युनिकेशन और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशंस क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ डिफिनेशन है क्या होता है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो होता है, वन पर्सन स्पीकिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मान लीजिए कोई पब्लिक में जब बात कर रहा होता है तो एक व्यक्ति होते हैं और बहुत ज्यादा पीपल्स लोग होते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपका, वहां पर पब्लिक पब्लिक होता है कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो 1 का 4 हो गया। फिर क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन। आपका जो ग्रुप कम्युनिकेशंस होगा क्या होगा, when many people particle in communication with each other, यानी कि बहुत सारे लोग पार्टिकल्स होंगे लेकिन each other, ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशंस हो जाएगा। बी का 3 यानी कि ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का, ऑप्शन 2 ही निकल गया है, ठीक है, 2 में निकल गया है। और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है आपका कम्युनिकेशंस विथ वन सेल्फ, क्या होगा, सिंगल लोगों से बात करना, वन सेल्फ। इंट्रा हो गया और इंटर रहता यहीं पर, अगर इंटर रहता तो इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंटर मतलब डिफरेंट होता है और इंट्रा मतलब सेम होता है। ये कम्युनिकेशन की बात बहुत चलती है, इसलिए इस चीज को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में अगर लेवल क्वेश्चन चेंज भी आता है तो आप कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पूछ ही दिया, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, यानी कि एक से अधिक लोगों से बात करना, वो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब डिफरेंट होता है, इंटर मतलब डिफरेंट होता है, इंटर मतलब क्या होता है, सेम होता है। विथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद है आपका विथ अनदर पर्सन, ये तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है कि ए का यहाँ पे डी का 2 ऑप्शन आएगा, ए का 4 ऑप्शन निकलता है। नेक्स्ट हिंदी बात देख लेते हैं वर्जन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। क्या है, जन संचार, सामूहिक संचार, अंतर व्यक्ति संचार और अंतः व्यक्तिक संचार। तो जो आपका जन संचार है वो हो जाएगा एक व्यक्ति के बृहद संख्या में लोगों को बोलना, यानी कि 4 हो जाएगा। सामूहिक संचार जो होता है जब बहुत से लोग एक दूसरे से संप्रेषण में भाग लेते हैं, सामूहिक संचार होता है। अंतर्व्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है, स्वयं से संप्रेषण, जब खुद से संप्रेषण करते हैं अंतर्व्यक्तिक चार्ज होता है, खुद से। अंतर्व्यक्तिक चार्ज जो होता है आपका संचार होता है वो अन्य व्यक्ति से आमने सामने, जब आप बात करते हैं आमने सामने, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए का 4 है, बी का 3 है, ए का 4,
ए का 4, बी का 3, 2 ऑप्शन राइट है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। इस तरीका से आज हमने आप लोग के बीच 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन, डीआई भी सम्मिलित रहा है इसमें, ठीक है, एक्सप्लेन करे हैं। और इसमें आप लोग को जहां भी कुछ कंफ्यूजन, क्योंकि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन जून 25 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो समग्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मतलब कि सही है। और आप लोग को इसमें जहां भी कुछ भी कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा जो भी लगेगा। अगर आप सीरीज में बने रहते हैं तो हमने 5 साल क्वेश्चन आपको जो है लेटेस्ट से लेकर के 25 से लेकर के 20 तक का सभी क्वेश्चन करवाएंगे। आप इस पर बने रहें, आप लोग को फायदा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम